दोस्तों इमेजिन कीजिए क्या होगा अगर आपकी बैटरी का चार्जिंग कभी खत्म ही ना हो। और ये मुमकिन हुआ है और चाइना की एक कंपनी है बेटा वोल्ट, उसने ये करके दिखाया है। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से ये बहुत महत्वपूर्ण प्रॉब्लम निकल के आती है कि बैटरी का चार्जिंग खत्म हो जाता है। क्योंकि जब को यूज करना होता है उस समय पे उसकी यूटिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो उसी वजह से आप सिर्फ अपने फोन, स्मार्टफोन की बैटरी के रिस्पेक्ट में देखिए, या फिर उसके जो भी मल्टीफोल एप्लीकेशंस होते हैं, आप मतलब ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक उसके हिसाब से देखिए, या फिर एआई हो गया, या एरोस्पेस इंजीनियरिंग, या जिस भी रिस्पेक्ट में देखेंगे आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं बैटरी या फिर इलेक्ट्रिसिटी की यूटिलिटी बहुत ज्यादा, एनर्जी सिस्टम्स की यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। और उसमें ये बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। क्योंकि करीबन आप देखेंगे 100-150 सालों से यूएसए और रशिया उस तरीके से इस रेस में आगे चल रहे थे कि कौन इस तरीके से मिनिएचर या फिर न्यूक्लियर एनर्जी को इस तरीके से यूज करें कि छोटी सी बैटरी बना दें। और ये चाइना ने करके दिखाया है, जिसमें कुछ इस तरीके से डेवलपमेंट्स हुए कि 50 साल तक आपको उस बैटरी को चार्ज करने की जरूरत नहीं है, तब तक वो चलती रहेगी। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि लाइफ टाइम बैटरी हो गई है। तो इसमें ये किस तरीके से हुआ है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि चाइना ने ये ब्रेक थ्रू इवेंट डेवलप किया है। और जब आप कोई ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें मुख्य आपको 3-4 देश ही देखने को मिलेंगे। यूएस हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, या फिर आप देखेंगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यूरोपियन नेशंस हो गए, या फिर समटाइम यू आल्सो फाइंड इंडिया। तो ये सारे जो डेवलपमेंट्स हैं इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि इतना चाइना के पास क्या प्रोग्रेस है कि उसकी वजह से ये इस तरीके से डेवलप हो गया। और उसी के साथ में इस बैटरी के नुआंसेस क्या है कि इतना हम कह रहे हैं कि ये बहुत ही पूरी सदियों में उस तरीके से जो इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, ब्रेक थ्रू इवेंट होता है, उनमें से एक कहा जा सकता है। तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे क्या रैशनल है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक सिक्का है, एक कॉइन है, उससे भी छोटी साइज की बैटरी इन्होंने बनाई है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी से मतलब चलती है। उससे ऐसा नहीं है कि लिथियम आयन बैटरी है जिसको हर समय पे आपको चार्ज करना पड़ता है, वो नहीं है। इसमें 50 साल तक चलेगी। तो ये कैसे होगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसका फीचर आप समझेंगे कि ये मेंटेनेंस फ्री है। आपको इसको मेंटेन नहीं करना है, वरना रोज आपको फोन में चार्ज करना रहता है उसे, ताकि वो 100% हो जाए, फिर गिर जाता है, फिर आपको चार्ज करना रहता है। तो वो चीज आपको नहीं करना है इसमें। इस वजह से इसे कहा जा रहा है कि मेंटेनेंस फ्री बैटरी है, न्यूक्लियर पावर है, और इस तरीके से 50 साल तक चलेगी। उसी के साथ में आप देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं। जब हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर बैटरी है, तो न्यूक्लियर रेडिएशंस तो हमारे लिए, सेहत के लिए अच्छे नहीं है, दे आर हार्मफुल। तो ये कितना सेफ है इस बैटरी को अपने फोन में इस्तेमाल करना या कोई भी दूसरे डिवाइसेस में इस्तेमाल करना। पहला ये सवाल आ जाता है सेफ्टी का। उसी के साथ में दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि आप देखेंगे कि ये जो डेवलपमेंट हुआ है, अगर यूएस नहीं कर पाया, रशिया नहीं कर पाया, इंडिया उस दिशा में सोच भी नहीं रहा है, तो चाइना ने इसको कैसे डेवलप कर लिया, इतनी तेजी से कैसे डेवलप कर लिया। और उसी के साथ में अगर डेकेड्स तक रशिया और यूएसए लगे हुए थे तो वो डेवलप क्यों नहीं कर पाए, ऐसे क्या रीजन है कि इतना डिफिकल्ट था इसको डेवलप करना। और सिमिलरली उसके साथ तीसरा हमारा क्वेश्चन हो जाता है कि इंडिया की क्या स्टैंडिंग है, मतलब इंडिया किस तरीके से इस डेवलपमेंट को देखता है, और इंडिया क्या इस दिशा में फिर से आगे बढ़ेगा, या किस तरीके से सोच रहा है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या इंडिया के लिए, ये डेवलपमेंट को देखते हुए। तो ये 3 क्वेश्चन को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, उसमें पूरा क्रक्स इसका समझते हैं। तो चाइना का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है बेटा वोल्ट। इस स्टार्टअप ने क्या किया, स्मार्टफोन में यूज होने के लिए पावर देने के लिए एक बैटरी इन्होंने बनाई, जो कि आप इस तरीके से समझिए कि मिनिएचर जो भी एटॉमिक एनर्जी होता है, जब हम एटम बम की बात करते हैं, एटम बॉम्ब की जो हम बात करते हैं उसकी, तो इट्स लाइक बहुत ज्यादा मैसिव एनर्जी उससे रिलीज होती है। तो वो जो मैसिव एनर्जी रिलीज होती है उसका मिनिएचर फॉर्म, उसका एकदम छोटा फॉर्म एक बैटरी के रूप में हमने कर दिया कि उस जो एनर्जी होगी, छोटी बहुत ही एनर्जी हमें चाहिए, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी उसमें यूज हो रहा है, जिसकी वजह से हम बैटरी एक तरीके से फोन के जो सिस्टम है उसको पावर कर सकते हैं। तो ये पूरी कहानी है, एक स्टार्टअप है चाइना का जिसने इसको डेवलप किया है। अब उसके साथ आप समझेंगे कि इन्होंने डेवलप किया है तो उसका वर्किंग कैसे है, मतलब क्या चीजें हैं उसमें। तो आप देखेंगे कि उसमें न्यूक्लियर आइसोटोप देखने को मिलेगा आपको। अब न्यूक्लियर आइसोटोप किस तरीके से होता है इसको समझने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये कुछ बैटरी का आप स्ट्रक्चर देखिए, उसमें आप पाएंगे कि इस तरीके से आपको ये बार्स देखने को मिलेंगे। इसमें आप फ्रेम्स देखेंगे, बहुत ही पतले पतले ये सारे फ्रेम्स हैं और एक कॉइन से भी छोटे हैं, लेकिन ये जूम करके आप इसको देख रहे हैं तो उस वजह से इस तरीके से पूरी स्लाइसेस दिख रही है आपको, लेकिन ये मल्टीपल स्लाइसेस में उस तरीके से बना हुआ है। उसमें आप पाएंगे कि ये आइसोटोप है। अगर ये सिल्वर कलर का आप देख रहे हैं तो ये निकल 63 का आइसोटोप है, ये आइसोटोप हो गया, ये निकल 63 का आइसोटोप। इस तरीके से आपको मल्टीपल आइसोटोप्स देखने को मिलेंगे। उसी के साथ में इनके बीच में अगर आप देखेंगे तो आपको डायमंड सेमीकंडक्टर के कन्वर्टर मिलेंगे। अब इसका क्या यूज है, आप देखेंगे निकल 63 के आइसोटोप्स है,
उसके बाद में उन्हीं के बीच में आप देखेंगे कि डायमंड सेमीकंडक्टर कन्वर्टर है। अब जो निकल 63 है, इसका काम है एनर्जी प्रोड्यूस करना, ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अब वो जो एनर्जी बनी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि फोन में हम जिस तरीके से उसको यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म है, उसमें कन्वर्ट करने के लिए हमको ये डायमंड सेमीकंडक्टर कन्वर्टर का जरूरत होता है। तो उस वजह से उसको उसके कॉन्टैक्ट में रखा गया है ताकि उसको कन्वर्ट करे। तो ये पूरा उसका स्ट्रक्चर है, राइट। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। प्रोसेस क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको चाहिए, तो उसकी वजह से हम ये आइसोटोप्स को यूज कर रहे हैं जो रिलीज करेंगे एनर्जी, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब इसमें समझिए आइसोटोप किस तरीके से है। जैसे कि आप कार्बन के बारे में जानते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, उसका एटॉमिक मास 12 होता है। तो ये एक कार्बन, इस तरीके से हम अमूमन कार्बन को समझते हैं। उसी में अगर आप 2 न्यूट्रॉन और जोड़ दें तो आप पाएंगे कि उसका एटॉमिक नंबर तो 6 ही है, लेकिन आप पाएंगे कि उसमें 2 न्यूट्रॉन जोड़ने की वजह से क्या होगा, उसका एटॉमिक मास बढ़ जाएगा और मास 14 हो जाएगा। मतलब हम समझ रहे हैं कि ये C12 और ये C14 है। तो इन दोनों को हम कह सकते हैं कि इनका एटॉमिक नंबर जो है ये तो 66 है, ये सेम है, लेकिन इनका एटॉमिक मास जो है ये डिफरेंट है। तो जब एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास डिफरेंट होता है, उसे हम कहते हैं आइसोटोप्स, कि ये एक दूसरे के आइसोटोप है, मतलब मिलते जुलते एक दूसरे से। तो ये कार्बन का एग्जांपल ले रहे हैं, उसी के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे कि निकल का आइसोटोप है। और कौन सा आइसोटोप पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं, जैसे ये जो कार्बन का आइसोटोप है, ये हमें कहते हैं कि ये रेडियो एक्टिव है, इसमें रेडिएशंस होती है उस तरीके से। और आप देखेंगे कि हम कार्बन डेटिंग में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये नॉर्मल आइसोटोप देखने को मिलता है कार्बन का। सिमिलरली निकल 63 वाला जो आइसोटोप है, जो कि रेडियो एक्टिव है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिससे हमने ये बेटा वोल्ट इस तरीके से इसको डेवलपमेंट किया है। अब इसमें समझिए कैसे हो रहा है। मतलब ये जो निकल 63 का आप देखेंगे, निकल का एटॉमिक नंबर 28 है, इसका एटॉमिक मास 63 है, ये वाला इसका रेडियो एक्टिव वाला आइसोटोप है। इस आइसोटोप से रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसको इस्तेमाल करके उस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस हुई है और उसको फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया है। आप समझेंगे कि ये सिंगल क्रिस्टल डायमंड सेमीकंडक्टर कन्वर्टर है। ये कहां पे, ये डायमंड कलर का आप देखेंगे, गोल्डन कलर का अगर आप देख रहे हैं इस तरीके से, तो ये जो है ये सेमीकंडक्टर का इस तरीके से प्लेट है, ये फ्रेम है। अब इसके पीछे एक और ये फ्रेम है और इसके बीच में निकल वाला जो आइसोटोप इस तरीके से डाला हुआ है। अब जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी ये कहीं ना कहीं इसको कन्वर्ट करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसकी वजह से हम उसको डिवाइसेस को यूज कर पाएंगे। ये डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है। अब आप समझिए कि ये जो भी प्रोसेस है, पूरी प्रोसेस इस तरीके से ये डेवलप हुआ है, तो ये इतना रेवोल्यूशनरी क्यों है, क्यों हम कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डेकेड्स में जो एक बड़ा ब्रेक थ्रू इवेंट होता है उसमें से देखा जा रहा है इसको। इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि आप समझेंगे कि जो हमारे अभी प्रेजेंट के प्रॉब्लम्स को अगर देखेंगे तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल से हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट करना है। अब वहां पे अगर हमको शिफ्ट करना है तो कहीं ना कहीं तेजी से शिफ्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनवायरमेंट तो आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज में जितना इंपैक्ट हो रहा है वो बहुत ज्यादा है। तो वो अगर स्मूथ ट्रांजिशन हमको करना है तो कहीं ना कहीं हमको इसको बहुत एफिशिएंट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। लेकिन उसमें दिक्कत क्या आती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए बैटरी या चार्जिंग स्टेशन है उसकी आवश्यकता पड़ती है। अब वो जो है उसके लिए आपको बहुत ज्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, और बैटरी को बार बार आपको चार्ज करना है। जैसे पेट्रोल जिस तरीके से या डीजल जिस तरीके से आप उस तरीके से भरवाते हैं, उसमें सेम तरीके से आपको बैटरी रिचार्ज करानी है। एंड दिस इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग और टीडियस प्रोसेस होता है। तो क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं हो जाएगी अगर हम 50 साल तक उसको रिचार्ज ही करने की जरूरत ना पड़े? 50 साल तक उस तरीके से बैटरी में इतना एनर्जी स्टोर्ड है या उस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज रेवोल्यूशनरी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो ईवी के चार्जिंग का प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से अगर हम इस जो मिनिएचर बैटरी है इसको एक बड़े फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं ज्यादा एनर्जी हम इससे यूज कर सकते हैं। अगर उस फॉर्म में हम ले आते हैं तो इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द रेवोल्यूशनरी थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन। एक ही एस्पेक्ट हो जाता है। सिमिलरली हम स्मार्टफोन्स को तो उस तरीके से रिचार्ज कर ही सकते हैं उससे कि उसमें यूज कर ही सकते हैं। सेम इज विद ड्रोन्स। आप देखेंगे ड्रोन्स का लेट्स से आप सर्वेलेंस के हिसाब से उसको देख रहे हैं और आप दुश्मन की टेरिटरी में चला गया आपका ड्रोन, और फिर वहां जाकर अगर ड्रोन ऑपरेट नहीं कर पाता है, उसका बैटरी खत्म हो जाता है, व्हाट वुड यू डू देन? तो ये प्रॉब्लमैटिक चीज है। तो उसी वजह से अगर ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक बैटरी में उस तरीके से एनर्जी स्टोर्ड रहे तो आप सर्वेलेंस ज्यादा देर तक कर सकते हैं, और उस तरीके से मल्टी फेसेटेड वे में आपके ड्रोन की यूटिलिटी जो है वो बहुत बढ़ जाती है। उसी के साथ में एरोस्पेस में अगर आप देखेंगे कि इसमें भी हमको इसका इस्तेमाल देखने को मिलता है, रडार्स के रिस्पेक्ट में हो गया, और ये सारे जो भी आप देखेंगे टेक्निकल या इलेक्ट्रिकल जो भी अप्लायंसेस होते हैं उसमें इसकी यूटिलिटी है। सिमिलरली इज विद एआई। हम देखते हैं कि एआई को बहुत ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव है, एनर्जी बहुत चाहिए होता है उसमें। आप देखेंगे कि बिटकॉइन माइनिंग जो है या फिर जो क्रिप्टो करेंसी का माइनिंग है उसमें बहुत एनर्जी लगता है, प्रूफ ऑफ वर्क होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो इतना ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव अगर चीज है तो उसको अगर हम न्यूक्लियर पावर्ड ये जो बैटरीज है उससे यूज करें तो बहुत ज्यादा ये एफिशिएंट हो जाएगा।
और कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज पे जो इंपैक्ट है वो हमको देखने को नहीं मिलेगा। एंड सिमिलरली यू विल फाइंड कि मेडिकल जो डिवाइसेस है उसमें भी उसको यूज किया जा सकता है, जिसकी वजह से आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं हम ये जो हेल्थ ये डिलीवरी सिस्टम है उसको और ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो इसीलिए रेवोल्यूशनरी कहा जा रहा है, क्योंकि हर लेवल पे आप देखेंगे इसकी यूटिलिटी है और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैसिव यूटिलिटी देखने को मिलता है। उसी के साथ में आप देखेंगे कि सबसे बड़ा कंसर्न आ जाता है कि सेफ्टी का, क्योंकि ये न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी से निकलेंगे रेडिएशंस जो घातक है इंसानों के लिए और हर किसी के लिए भी। अगर आप देखेंगे तो इनका कहना है कि इन्होंने जिस तरीके से बैटरी को बनाया ये बहुत ही लेयर्ड फॉर्म में बनाया है, और जो भी इस बैटरी का स्ट्रक्चर है ये कहीं ना कहीं इस तरीके से ये रेडिएशंस को बाहर नहीं जाने देगा, वो कॉम्पैक्ट है, वो रेडिएशन उसी के अंदर रहेंगे। तो ये इनका उस तरीके से कहना है। उसी के साथ में ये एक्सप्लोजन भी नहीं होगा, मतलब कन्वेंशनल अगर बैटरी की बात करते हैं, लिथियम आयन की बैटरी की बात करते हैं हम, तो वो कभी कभी ज्यादा टेम्परेचर में फट भी जाता है, एक्सप्लोड भी कर जाता है, तो या फायर कैच कर लेता है। तो सेम चीज इसमें नहीं होने वाला है। तो इस वजह से ये बहुत ही बढ़िया चीज देखने को मिल रहा है कि ना कोई एक्सप्लोजन ना कोई फायर, उसके साथ साथ रेडिएशन भी बाहर नहीं आएंगे। तो सेफ्टी के मामले में देखिए तो बहुत ठीक तरीके से दिख रहा है। उसी के साथ में आप देखेंगे इसका टॉलरेंस आप देखिए, मतलब टेम्परेचर टॉलरेंस आप -60 डिग्री, मतलब इतनी ठंड, और 120 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब इतनी आप देखेंगे हीट, उसको टॉलरेट कर सकता है। तो ये जो टॉलरेंस लेवल है ये बहुत बड़ा नंबर है विद रिस्पेक्ट टू, अगर कन्वेंशनल के साथ कंपेयर करेंगे तो बड़ा नंबर निकल के आता है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो सेफ्टी की जब बात करें या फिर यूटिलिटी की जब बात करें तो कन्वेंशनल जो भी एनर्जी सिस्टम्स हैं हमारे पास उससे तो बेटर ही निकल के आ रहा है। उसी के साथ में कुछ चैलेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। क्या चैलेंजेस है? सबसे पहला है कि ये जो पावर है ये बहुत ही कम मिनिएचर फॉर्म में हमने रिलीज किया है इसको, मतलब बेटावोल्ट ने जो भी उस तरीके से ये बैटरी में जो भी काम किया है वो एक तरीके से देखेंगे 100 माइक्रोवाट का पावर इन्होंने उससे डिराइव कर पा रहे हैं। अब ये 100 माइक्रोवाट का पावर बहुत कम होता है। अगर आपको 1 वाट, इनका टारगेट है कि 1 वाट पावर तक जाना है। अब 1 वाट पावर तक जाने के लिए इनको अभी जो भी इन्होंने किया वो 100 माइक्रोवाट है, इनको 10 लाख माइक्रोवाट तक की कैपेबिलिटी पे जाना होगा, तब जाकर वो 1 वाट का पावर जनरेट कर पाएंगे। तो ये जो माइलस्टोन है ये बहुत बड़ा है, वहां तक रीच करना इज नॉट दैट ईजी, बहुत सारे चैलेंजेस है उसमें। तो एक ये दिक्कत निकल के आती है कि पावर जो है अभी हमारे पास कैपेसिटी वो बहुत कम है, उसको बढ़ाना है तो उसमें समय लग जाएगा। दूसरा निकल के आता है कि जो रेडिएशंस, कंपनी कह रही है कि रेडिएशंस उस तरीके से रिलीज नहीं होते, लेकिन स्टिल देयर इज अ थ्रेट। पब्लिक परसेप्शन जो होता है वो न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर उस तरीके से नहीं रहता है जिस तरीके से आप समझ रहे हैं। उसी के साथ में आप देखेंगे कि इनका कहना है कि ये पेसमेकर में भी यूज कर सकते हैं। जैसे हार्ट के लिए अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक पेसमेकर पोटेंशियल होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस तरीके से इस्तेमाल होता है और वैसे वो काम करता है, नेचुरल सिस्टम में हमारे पास है वो। लेकिन कहीं ना कहीं हम एक्सटर्नल पेसमेकर के रूप में भी इस एनर्जी को यूज कर सकते हैं। उसी के साथ में कॉक्लियर इंप्लांट, जो कानों में उस तरीके से हियरिंग अगर किसी को इशू हो तो हियरिंग एड, मतलब मेडिकल डिवाइसेस में भी इसका इस्तेमाल देखने को मिलता है। लेकिन चैलेंजेस क्या है? अगेन रेडिएशंस वाले। उसी के साथ में आप देखेंगे कि एक जो एस्पेक्ट निकल के आता है वो ये है कि ये जो है ये डेके हो जाएगा। मतलब आपने इसको इस्तेमाल किया, लेट्स से आपने इसको उस तरीके से लाइक एनवायरनमेंट पे क्या इंपैक्ट होगा, आप समझिए कि ये डिके हो जाएगा। मतलब जब आप इसको देखेंगे कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि लेट्स से ये निकल है, हम इसको यूज कर रहे हैं, अब ये कहीं ना कहीं कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? जब एक समय आएगा उसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप है तो वो डिके हो जाता है, उसके बाद में उसकी हाफ लाइफ होती है और उस तरीके से आप देखेंगे वो उसकी जो रेडियो एक्टिवनेस है वो खत्म हो जाती है। तो एक स्टेबल जो ये स्टेबल एलिमेंट है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर वाले में। अब ये जब कन्वर्ट होगा तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि इसकी वजह से एनवायरनमेंट या पोल्यूशन जो थ्रेट है वो कहीं हमको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उस तरीके से आप समझिए कोई बायोडिग्रेड हो जाती है चीजें, जिस तरीके से सेम इज गोइंग टू हैपन विद इट, सेम सिमिलर नेचर है उसका, तो एनवायरनमेंट में इंपैक्ट नहीं देखने को मिलता है। तो सस्टेनेबल एनर्जी के तौर पर भी हम इसको देख सकते हैं। उसी के साथ में आप देखेंगे कि चैलेंजेस में आप देखिए कि चाइना ने जो ब्रेक थ्रू इवेंट लाया वो बहुत बड़ा है। कहीं ना कहीं सोवियत और यूएसए डेकेड से इसको एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन वो फेल हो जा रहे थे, इसमें इस तरीके से नहीं कर पाए थे, और कहीं ना कहीं बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस देखने को मिल रहा था। अब क्या हुआ है? अब ना हमें कोई पावर बैंक की जरूरत है, ना हमें कोई चार्जर की जरूरत है, अगर इसको मैसिव स्केल पर हम उस तरीके से डेवलप कर पाते हैं, क्योंकि जब ये इसके बिना उस तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे 50 साल या इवन ज्यादा सालों तक हम उसको एक्सटेंड कर पाएंगे, तो ये बहुत बड़ी चीज देखने को मिल रही है। अब उसमें आप समझिए कि इंडिया इसको डेवलप क्यों नहीं कर पाया और इंडिया की स्टैंडिंग क्या है उसके रिस्पेक्ट में। आप समझने की कोशिश कीजिए कि इंडिया के पास जो प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज में काम करते हैं वो है इसरो और हो गए BARC, बार्क, राइट, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इस तरीके से। अब देखेंगे इसरो में आप देखेंगे तो इसी के लाइन पे लाइक इसी के एनालॉगस एक चीज है, दैट इज रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो कि प्रीलिम्स 2024 पे जिस पे क्वेश्चन भी आया था उस तरीके से RTGS पे। तो ये जो सिस्टम्स है इसको डेवलप कर रहा है इसरो, एंड दैट इज सिमिलर टू, आप देखेंगे तो जो ये बेटावोल्ट ने डेवलप किया है
उसके जैसा ही है, उसके जैसा ही है, उसका मतलब एग्जैक्टली तो नहीं है लेकिन नेचर उसके जैसा ही है, राइट। तो ये एक हमको चीज देखने को मिलती है कि इसरो इस डेवलपमेंट में काम कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली उस डायरेक्शन में नहीं है जो बेटावोल्ट ने डेवलप किया है। सिमिलरली BARC है, ये भी अगर आप देखेंगे तो रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स है उन पे काम कर रहा है, जैसे कि कोबाल्ट 60 या सीजियम 137, राइट। इनकी यूटिलिटी है, BARC इनको यूज करता है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर निकल 63 की बात करें तो उसके जो यूटिलिटी है, जिस तरीके से बेटावोल्ट और चाइना की जो स्टार्टअप ने एक्सप्लोर किया है, वहां तक ये पोटेंशियल नहीं देखा गया है हमको। सिमिलरली आप देखेंगे कि हमारा फोकस न्यूक्लियर रिएक्टर, जो भी कन्वेंशनल चीजें है कि न्यूक्लियर रिएक्टर हमको बनाना है। एक तो हमारे यहाँ न्यूक्लियर एनर्जी भी बहुत लेट डेवलपमेंट में स्टार्ट हुआ और उसमें भी बहुत हेजिटेंस था, उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाया। उसी के साथ में आप देखेंगे मेडिकल के रिस्पेक्ट में हो या फिर कोई पावर जनरेशन के रिस्पेक्ट में हो, मतलब सिविलियन यूज के हिसाब से हमने उस तरीके से जितनी भी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से किया। ज्यादा स्टेप आगे जाकर उस तरीके से उसको नहीं सोचा, उसको विजनरी वे में नहीं सोचा कि इससे और क्या हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और क्या बड़ा पोटेंशियल उस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। लेकिन स्टिल जो भी स्टेप्स हैं वो कुछ इसी डायरेक्शन में है कि हम इसको कुछ इस तरीके से डेवलप कर पाए कि कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि दिस लाइक इंडिया भी उन कंट्रीज में उसका नाम आए जहां पे कुछ ब्रेक थ्रू डेवलपमेंट होता है, तो हम कहेंगे कि इंडिया इज वन ऑफ देम जिसमें ये चीज हुई है। एंड दिस इज हाउ द थिंग इज कि इंडिया की स्टैंडिंग इस तरीके से है एंड चाइना इस तरीके से देखेंगे कि बेटावोल्ट के रिस्पेक्ट में या न्यूक्लियर एनर्जी के मिनिएचर फॉर्म को क्रिएट करने में इट इज अमंग द फोर रनर।